नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आकांक्षा डियारी में। इस बेहद ही सब खास में बात करते हैं करंट अफेयर्स की, साथ ही साथ करते हैं उनका एनालिसिस, जो न केवल यूपीएससी एग्जाम के लिए सहायक है, बल्कि अन्य जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, सारे स्टेट के पीसी एग्जाम हैं, ऐसे सारे एग्जाम जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, उनमें सभी में सहायक हैं। तो यदि आप इस तरह के और वीडियो चाहते हैं तो आप जुड़िए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा डियारी के साथ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच पाए आपके पास और आप मेरे वीडियो को देख पाएं। यदि आप इस चैनल पे पुराने हैं तो इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए, अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ, नियर वन के साथ इसको शेयर करिए, उनसे सब्सक्राइब करवाइए, जिससे वो भी इस फ्री एजुकेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म का फायदा ले सकें और हमारे चैनल को ग्रोथ करने में मदद कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर्स को। आज के करंट अफेयर शुरू करने से पहले आप देख लीजिए कि देश में कौन कौन जगह वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। तो आप इनमें से खोजिए, देखिए कि कौन कौन सी जगह वर्ल्ड हेरिटेज शामिल हैं, आप इसमें किसको जानते हैं। बाकी सूची तो आप जब चाहिएगा तो मैं आपको प्रोवाइड करा ही दूंगा, तो क्योंकि आज ये करंट अफेयर का मुद्दा है तो आप इसमें देख लीजिएगा, सारे फोटो इसमें लगे हुए हैं। आप एक एक करके उसको खोजिए और देखिए आप कितने को इसमें जानते हैं और किसको रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं। बाकी और सबको देख लीजिएगा। तो देखते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर्स को। संसदीय मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति अर्थात कैबिनेट कमेटी ऑन द पार्लियामेंट अफेयर्स ने संसद का शीतकालीन सत्र जो 29 नवंबर से 23 दिसंबर तक आयोजित करने की सिफारिश कर दी है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि कोविड-19 महामारी के चलते जो पिछले साल का जो शीत सत्र था, शीतकालीन सत्र, उसको आयोजित नहीं किया गया था और बजट सत्र था, मानसून सत्र को भी छोटा कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश में जीका वायरस के मामलों की संख्या में हो रही वृद्धि को देखते हुए डॉक्टरों ने लोगों को जिन क्षेत्रों में इस वायरस के मामले देखे गए हैं, उन स्थानों पर गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है कि आप वहां पर जब तक काम ना पड़े वहां पर आप यात्रा ना करिए। साथ ही साथ वर्तमान में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 90 के करीब व्यक्ति जीका वायरस से संक्रमित पाए जा चुके हैं, जिनमें से 17 बच्चे भी शामिल हैं। आपको बता दें, ऐसे ही डेंगू मामला लगातार बढ़ रहा है। राजधानी दिल्ली में जो क्षेत्र है एनसीआर, वहां पर नवंबर महीने में करीब 10,000 से ज्यादा मामले आए हैं, तो वो भी वहां पर दिक्कतें दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जिसको यूनेस्को बोला जाता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने शिल्प और लोक कला श्रेणी में अर्थात क्राफ्ट एंड फोक आर्ट कैटेगरी के अंतर्गत रचनात्मक शहर नेटवर्क के हिस्से के रूप में श्रीनगर को 49 शहरों में शामिल किया है। ध्यान रखना, तो भारत का श्रीनगर शामिल हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन बन जाता है। इसके अलावा आज हम बात करेंगे गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव 2021 के बारे में। इसके तीसरे संस्करण की मेजबानी नेवर वॉर कॉलेज कोलकाता के तत्वाधान में किया जा रहा है। अब आइए देखते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर का विश्लेषण। सबसे पहले देखते हैं उन टॉपिक को जो सामान्य अध्ययन 2 से लिंक हैं यूपीएससी के, और बात करेंगे संसद सत्र के बारे में। अगर आपसे कहीं से प्रश्न आता है कि संसद और राज्य विधायिका की संरचना कैसी है, उनका वो कार्य कैसे करते हैं, उनके पास शक्तियां क्या हैं, विशेषाधिकार क्या हैं और उनसे संबंधित कुछ मुद्दे उत्पन्न होते क्या हैं, तो अगर उसके बारे में कोई बात आएगी तो ये टॉपिक कवर किया जाएगा। अगर हम बात करें कि भारत में अगर देखा जाए, जो संसद जो सत्र होते हैं, आपको पता चाहिए 3 सत्र में आयोजित होता है, बजट, फिर मानसून और शीतकालीन सत्र। ठीक है, तो भारत, तो अगर संविधान की बात करें तो आर्टिकल 85, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 85 के अनुसार संसद के 2 सत्रों के मध्य 6 महीने से अधिक का अंतर टाइम नहीं होना चाहिए, यानी 2 सत्र हैं वो लगभग 6 महीने से कम में वहां पे हो जाने चाहिए। आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि संविधान में ये कहीं नहीं कहा गया है कि संसद का सत्र कब और कितने दिन चलना चाहिए, लेकिन बस अंतराल क्या है, वो 6 महीने से अधिक होना नहीं चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे प्रश्न आता है संविधान में ये लिखा है कि संसद में सत्र किस किस टाइम पे आयोजित किया जाए, तो ऐसा नहीं लिखा है। बस ये लिखा है कि 6 महीने से अधिक अंतराल में 2 संसद के सत्र होते हैं, उनमें अंत नहीं होना चाहिए। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि एक वर्ष में कम से कम आप 2 बार संसद को बैठना अनिवार्य होता है। इसीलिए पहली बार केवल 2 बार बैठा गया, शीतकालीन सत्र नहीं आयोजित किया गया था। संसद का सत्र का मतलब ये होता है कि सदन की पहली बैठक और उसका सत्रावसान के मध्य की अवधि, यानी जब वो खत्म हो जाता है। तो देखें सत्र किसके द्वारा आहूत किया जाता है, यानी स्टार्ट किसके द्वारा किया जाता है। सो अगर सैद्धांतिक रूप से देखें तो राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जिसे वह ठीक समझता है वहां अधिवेशन बुलाता है, यानी आहूत करता है। लेकिन इसमें एक किंतु लगा हुआ है। क्या किंतु लगा हुआ है? व्यवहारिक तौर पर देखें तो संसद की बैठक की तारीखों के संबंध में संसदीय मामलों की जो कैबिनेट समिति होती है, जिसमें वरिष्ठ मंत्री शामिल होते हैं, वो निर्णय लेते हैं और राष्ट्रपति को अवगत कराते हैं। तब राष्ट्रपति बोलता है ठीक है, लो, राष्ट्रपति इसमें हामी भरता ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रधानमंत्री की जो अध्यक्षता में कार्यपालिका के पास राष्ट्रपति को संसद सत्र आहूत करने की सलाह देने की शक्ति है। अगर संसदीय सत्र की महत्व की बात की जाए तो जितने भी कानून बनाए जाते हैं अर्थात विधि निर्माण होता है,
उनका कार्य संसदीय सत्र के दौरान किया जाता है। इसके अलावा सरकार के जितने भी कामकाज होते हैं उनकी गहन जांच करना और राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करना केवल संसद के दोनों सदनों में जारी सत्र के दौरान ही किया जा सकता है। एक अच्छी तरह से काम कर रहे लोकतंत्र के लिए संसदीय कार्य पद्धति का पूर्वानुमान होना आवश्यक है। ये ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे के बारे में। बात होगी जीका वायरस में, क्योंकि यूपी में इसका प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। टॉपिक का लिंक देखें, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन संबंधित जितने भी मैनेजमेंट है उनके बारे में बात की जा रही है। तो चिंता की अगर विषय की बात की जाए तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक अधिसूचना जारी की है, जिसके अनुसार जीका वायरस रोग से संक्रामित जो लगभग 80% तक जो व्यक्ति हैं उनमें या तो उनके लक्षण होते नहीं है या उनमें बुखार, दाने, उनकी आंखों में चिलचिलापन होता है, शरीर में दर्द होता है, उनके जोड़ों में दर्द होता है, ऐसे हल्के लक्षण दिखते हैं तो लोगों को लगता है कि नॉर्मल फीवर है, वो उसमें भी ये चीजें आती हैं। अगर जीका वायरस के बारे में बात की जाए तो ये मुख्य रूप से एडीज जो प्रजाति होती है उसके संक्रमित मच्छरों में मुख्यतः एडीज एजिप्टी, ठीक है, ध्यान रखना किसके द्वारा होता है, ये एडीज एजिप्टी के द्वारा होता है, इसके द्वारा फैलता है। इन एडीज मच्छरों की वजह से डेंगू, चिकनगुनिया और पीला बुखार भी फैलता है। इस वायरस को सबसे पहले 1947 में कहाँ देखा गया था, युगांडा के बंदरों में देखा गया था, जो कहाँ अफ्रीका के अंदर। अगर देखें फैलता कैसे है तो ये मच्छरों के अलावा यह वायरस किसी संक्रमित व्यक्ति के द्वारा भी फैल सकता है। जीका वायरस किसी गर्भवती महिला से उसके भ्रूण में यौन संपर्क से रक्त व रक्त उत्पादों के आदान, यानी जब जब भी ब्लड को आप एक से दूसरी जगह चढ़ाते हैं जिसको ट्रांसफ्यूजन कहते हैं, या फिर आप जब भी कोई अंग प्रत्यारोपण करते हैं, कुछ मतलब एक से अंग दूसरे के यहाँ डालते हैं, तब ये फैल सकता है। अगर इसके लक्षणों की बात की जाए तो इसमें आमतौर पर बुखार आता है, आपके शरीर में दाने पड़ जाते हैं, आंखों में जलन होती है, सूजन आती है, मांसपेशियों जोड़ों में दर्द होता है, सिर दर्द की शिकायत होती है और ये लक्षण आपको 2 से 7 दिन तक दिखाई देते हैं। कभी कभी क्या होता है, इनसे संक्रमित होने वाले लोग अधिकांश लोगों में कोई लक्षण ही नहीं दिखाई पड़ता है, सीधा वायरस ही निकलता है। तो अगर सबसे बड़ी दिक्कत कब होती है, कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उस टाइम पे जीका वायरस के संक्रमण से शिशु का सर क्या हो जाता है, सामान्य आकार से छोटा हो जाता है, जिसको बोलते हैं माइक्रोसेफली, ध्यान रखिएगा। तो उसका जो सर छोटा होता है उसको बोलते हैं माइक्रोसेफली। और अन्य जन्मजात विकृतियों के साथ ये बच्चा पैदा हो सकता है, उसमें और क्या विकलांगता आ सकती है और जिसको जन्मजात का जीका सिंड्रोम कहा जाता है। अगर इलाज की बात करें तो जीका के लिए अभी तक कोई इलाज या टीका उपलब्ध नहीं है। डब्ल्यूएचओ द्वारा इस बीमारी से शीघ्र से ठीक होने के लिए दर्द और बुखार की दवाओं के साथ साथ बहुत सारे जो लिक्विड पदार्थ हैं उनको आप सेवन करने की सलाह दी जाती है। अगर मोटा माटी देखें कि संक्रमण से बचने के लिए कौन कौन से उपाय हो सकते हैं, सबसे पहले आप क्या करना चाहिए, मच्छरदानी में सोएं, मॉस्किटो रिपेलेंट का प्रयोग करें। अगर आपको जो भी ओडोमॉस वगैरह, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आप जो भी जो लगाते हैं, जो भी आप ट्यूब लगाते हैं या जो भी लिक्विड लगाते हैं मच्छरों भगाने के लिए, उसे यूज करिए। अगर बुखार आए, सिर दर्द, उसको हल्के में ना लें, डॉक्टर की सलाह लें। अगर आपकी स्किन में चकत्ते दिखाई पड़े या दाने दिखाई पड़े तो क्या करिए, आप अपने आप अलर्ट हो जाइए और उसको दवा कराइए। बात करेंगे यूनेस्को रचनात्मक शहरों के नेटवर्क के द्वारा, यूनाइटेड नेशन सिटीज ऑफ जो क्रिएटिव नेटवर्क है उसके द्वारा, क्योंकि अभी हाल ही में शिल्प और लोक कला श्रेणी में श्रीनगर को 49 शहरों में से शामिल कर लिया गया है। श्रीनगर को कला और शिल्प के लिए रचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल किए जाने से शहर के लिए यूनेस्को माध्यम से वैश्विक स्तर पर अपने हस्तशिल्प का प्रतिनिधित्व करने का मार्ग और बढ़ेगा। ध्यान रखिए कौन सा शहर शामिल हुआ, श्रीनगर शामिल हुआ है। ये महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं उनके संरचना कैसी है उससे टॉपिक है। तो अगर आप देखिएगा श्रीनगर काफी खूबसूरतियों वाले वादियों वाला शहर है, एक काफी यहाँ पे खूबसूरती पाई जाती है श्रीनगर के अंदर और ये जन्नत बोला जाता है इसको हमारे देश की। तो अगर देखें रचनात्मक शहर नेटवर्क के बारे में बात की जाए तो यूनेस्को ने जो रचनात्मक शहर नेटवर्क अर्थात क्रिएटिव सिटी नेटवर्क का गठन 2004 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो किसका हो सके शहरों का, उसके लिए एक रणनीतिक कारक के रूप में रचनात्मकता को पहचान बनाने वाले शहरों के साथ उनके बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। इनका उद्देश्य क्या है, ये रचनात्मक और सांस्कृतिक उद्योगों को स्थानीय स्तर पर उनकी विकास योजनाओं के केंद्र में रखना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय रूप से सहयोग करना इनका काम है। इसमें शिल्प व लोक कला, मीडिया कला, फिल्म डिजाइन, गैस्ट्रोनॉमी, साहित्य और संगीत को इसमें शामिल किया जाता है। नेटवर्क से जुड़ने के पश्चात जो भी शहर होते हैं उनको सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के साथ साथ जो आपका सिविल सोसाइटी है उसको शामिल करते हुए निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने हेतु सर्वोत्तम जो टेक्निक है और जो भी विकासशील भागीदारी है उनको साझा करने के साथ प्रतिबद्ध कमिटमेंट होते हैं। इसके अंतर्गत होता क्या है, सांस्कृतिक गतिविधियों, वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण, उत्पादन, वितरण और प्रसार को मजबूत किया जाता है। रचनात्मकता और नवाचार के केंद्र विकसित करना, इनोवेशन सेंटर वहां पर डेवलप किए जाते हैं। साथ ही साथ सांस्कृतिक क्षेत्र में रचनाकारों और पेशेवरों के लिए अवसर विस्तार किए जाते हैं। विशेष रूप से जो ऐसे लोग जो हाशिए में पड़े हैं या बहुत ही वल्नरेबल कंडीशन में कमजोर समूह हैं तो उनके व्यक्तियों के सांस्कृतिक जीवन तक पहुंच, उनकी भागीदारी को सुधार किया जाता है।
साथ ही साथ सतत विकास योजनाओं में सांस्कृतिक और रचनात्मकता का पूरा एकीकरण किया जाता है। अगर बात करें वर्ष 2019 तक, 2 नवंबर 2019 तक यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में भारत के 5 शहर पहले शामिल थे, अब छठा इसमें श्रीनगर को शामिल कर लिया गया। पहले 5 कौन थे? 2015 में शामिल किया गया जयपुर शिल्प और लोक कला। वाराणसी को भी शामिल किया गया 2015 में इसके रचनात्मक संगीत शहर के रूप में। चेन्नई को क्रिएटिव सिटी और म्यूजिक के रूप में किया गया 2017 में। मुंबई को 2019 में फिल्म सिटी के रूप में, और हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी के रूप में 2019 में शामिल किया गया। तो 5 नाम याद रखिएगा। छठा शामिल हो गया श्रीनगर, तो ये चीज याद रखिएगा। बाकी ये भी नाम इंपॉर्टेंट है, जयपुर, वाराणसी, चेन्नई, मुंबई और हैदराबाद। आइए बात करते हैं गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव के बारे में। उसके तीसरे संस्करण का मेजबानी नेवल वॉर कॉलेज गोवा के तत्वाधान में हो रहा है। तो गोवा मैरीटाइम जो कॉन्क्लेव है, इस वर्ष के संस्करण को मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड इमर्जिंग नॉन डिस्ट्रैक्शन थ्रेट्स अ केस फॉर प्रोएक्टिव रोल फॉर IOR नेवीज है। यानी कि आप क्या, ओवरऑल मोटा माटी ये है कि आपको समुद्री क्षेत्र से देश की रक्षा कैसे की जा सकती है, यहाँ पर हर रोज शांति स्थापित हो सके, इसकी कौन कौन सी आवश्यकता है उनको ध्यान में रखना और उसी हिसाब से तैयारी करना इसका उद्देश्य है। गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव 2021 में हिंद महासागर क्षेत्र के 12 देशों के नौसेना प्रमुख और समुद्री बलों के प्रमुखों ने सम्मेलन में भाग लिया है। गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव एक बहुराष्ट्रीय मंच है जहां अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा जितने भी जो प्रोवाइडर हैं उनका सामूहिक जानकारी इकट्ठी करना, उनके अनुभवों का एक्सचेंज किया जाता है, जिससे क्या हो सके, आपस में शांति सुरक्षा स्थापित हो सके। इसके अलावा जो भी भाग लेते हैं उनमें विशेष विशेषज्ञ और प्रख्यात जो प्रोफेसर वक्ता होते हैं उनको इसमें वार्ता से शामिल करके उनको लाभ देखा जाता है। तो ये आपने नीचे फ्लैग देख लीजिए। तो गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव 2021 में ये 8 नवंबर को हुआ है। इसमें ये देश शामिल हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13वां अपना इंडिया है। इसके साथ सारे इसमें शामिल किए गए हैं। इसके साथ जितने भी करंट अफेयर थे उनका एनालिसिस क्या होता है, कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये करंट अफेयर समझ में आ रहे होंगे। अगर आप इसका PDF फॉर्म चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए अपना ईमेल एड्रेस, उस पर आपको PDF सेंड कर दी जाएगी। अगर आप इसमें कोई सुधार चाहते हैं, कोई चेंजमेंट चाहते हैं, तो आप हमें जरूर लिखिएगा। हर संभव कोशिश की जाएगी उसको सही करने की। नहीं तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप जुड़े रहिए मेरे YouTube चैनल आकाश अध्याय के साथ। एक नए सेशन में नए नॉलेज साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।